जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी सीरीज का अगला प्रश्न पत्र है ये। आप इसका पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा संजय देव क्लासेस करके जो टेलीग्राम चैनल है वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें, वहां से सॉल्व कर लें, उसके बाद यहां से मिलान कर लें। इसमें जीएस जो 40 नंबर का आपका पूछा जा रहा है उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला है ये। तो मैं यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, आंसर भी पता चल जाएगा और यहाँ से उसका मिलान कर लें। उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आपको इनमें से क्या चीज ठीक लग रही है, और आपके अगर कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? जो राज्यसभा है, उच्च सदन हमारी संसद का, उसके लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वो हमारे राज्यों की जो विधानसभाओं में भेजे गए विधायक होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारी उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सदस्य हैं, तो जब हमारे यहाँ 3 में से 1 सीट मानो खाली हो गई है तो इन 70 विधायकों द्वारा उसके लिए वोट करा जाएगा जो अपने अपनी पार्टी के लिए होंगे। मानो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है तो सीधी सी बात है कि 70 में से 47 इनके पास है, तो अगर यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव होता है तो ये जो 47 सदस्य होंगे वो खुला मतदान करेंगे। खुला मतदान ही होता है क्योंकि पार्टी का ही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करता है और खुले तौर पर उसे सारे लोग समर्थन करते हैं। तो 47 लोग एक तरफ हो गए तो अगली तरफ कितने हो सकते हैं? 23। तो ये जीत गया 47 वाला। तो इसीलिए राज्यसभा में वही सदस्य जाते हैं राज्यों से जिनकी पार्टी की सरकार होती है। तो यहाँ खुला मतदान होता है। किस एक का वेतन संचित निधि पर भारित नहीं है? राष्ट्रपति का संचित निधि पर भारित होता है, भारत की जो आपके संचित निधि है। राज्यसभा सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का भी किस पे भारित होता है? संचित निधि पर। लोकसभा अध्यक्ष, इसका भी संचित निधि पर। प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो वेतन आपके सांसदों के ही रूप में होता है। वेतन और जो भत्ते वगैरह हैं प्रधानमंत्री के वो अलग हैं, लेकिन वेतन किसका होगा? सांसद का ही होगा। तो सांसदों का जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज था, त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए, किस दिन लागू हुआ था? ये हुआ था 14 अप्रैल 1994 को। वैसे ये अमेंडमेंट तो 1992 में हो गया था, लेकिन पूरे देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है वो लागू हुआ 24 अप्रैल 1994 को। 24 अप्रैल है ये, क्योंकि आपका 24 अप्रैल को इसीलिए देश में पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो भारत के राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं या अभिभाषण देते हैं, उसे जो मंत्रिमंडल बनता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण। अगला, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? संघ शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालय किसके पास है? दिल्ली के पास। दिल्ली के पास अपना उच्च न्यायालय, बहुत पुराना उच्च न्यायालय है दिल्ली से संघ शासित प्रदेश का। और अन्य संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है नहीं। चंडीगढ़ में है लेकिन वो पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उच्च न्यायालय है। दिल्ली का जो आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उसमें केवल दिल्ली ही एक मात्र ऐसी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, बाकी के पास हाई कोर्ट नहीं है। भारत में लोकपाल के पद का सृजन किसके सुझाव पर किया गया है? लोकपाल, भारत में लोकपाल का जो पद सृजन हुआ है वो आपका प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर हुआ है। प्रशासनिक सुधार आयोग, जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966-67 में मुरारजी देसाई के नेतृत्व में, उसने सिफारिश की थी कि देश में आपके एक लोकपाल का पद सृजित होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? कल्याणकारी राज्य यानी कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राज्य उपलब्ध कराएगा। सामाजिक न्याय का मतलब यही है, लोग कल्याणकारी। कल्याण कब होगा लोगों को? जब उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, उनका राजनीतिक अधिकार सुरक्षित होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तभी व्यक्ति को क्या एक तरीके से
आपके कल्याण होगा, उस समाज के लोगों का एक स्तर बनेगा। तो उसके लिए कहा गया है अनुच्छेद 39 में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन दिलाएगा? राज्य दिलाएगा अपने लोगों को। तो ये समाज जो आपका लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है अनुच्छेद 39 में। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य की अपनी शक्तियां हैं, संघ की अपनी शक्तियां हैं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं संघ के पास जो राज्यों पर नियंत्रण रखती हैं, यानी कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है शक्तियों का विभाजन होने के बाद भी। ऐसा आपका कनाडा में है, जैसा संघीय व्यवस्था भारत की है वैसी आपकी कनाडा की है, ली भारत ने कनाडा से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना, उसे चुनाव चिन्ह देना, उसके आपका प्रति वर्ष भारत के मतदाताओं की सूची तैयार करना, ये सब काम किसका होता है? भारत के निर्वाचन आयोग का। मंडल आयोग का संबंध किससे था? मंडल आयोग आपका दूसरा ओबीसी आयोग था। पहला काका कालेकर के नेतृत्व में बना था, दूसरा आपका मंडल के नेतृत्व में बना था, जो आपके ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के लिए आपके जिसने सिफारिश करी थी, और इसी की सिफारिशों पर ओबीसी आरक्षण आपका भारत में लागू हुआ था। तो मंडल आयोग का संबंध है अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट से। अगला अब हिस्ट्री आ गया, पहला पॉलिटी था। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय सदर्शन में किसके सबसे नजदीक है? चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्म का जो आपका भारतीय सदर्शन में देखोगे तो वो सांख्य दर्शन के करीब होंगे। सांख्य दर्शन जो आपका किसका था? कपिल मुनि का था, सांख्य दर्शन के समीप है। महात्मा बुद्ध ने भी, आपको पता है कि संन्यास से पहले, आपके ज्ञान प्राप्ति से पहले आलार कलाम नामक एक विद्वान से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। वैसे ही जैन धर्म के भी जो सिद्धांत हैं वो लगभग सांख्य दर्शन के करीब है सदर्शन में। कुषाण वंश का अंतिम सम्राट कौन हुआ था? कुषाण वंश। कुषाण बहुत फेमस हुए थे खासकर कनिष्क के कारण, तो इनका जो अंतिम शासक था उसका नाम था वासुदेव। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर भारत का सिराज, यानी कि अपनी कला और संस्कृति के लिए मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के दौर में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। सरकी साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो ये जौनपुर राज्य की स्थापना अपने चचेरे भाई जौना खां, यानी कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किसने बनाया था? जौना खां था ना मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम, वास्तविक नाम। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तो गद्दी पर बैठा था। जौना खां या दुनिया का खान कहा गया है राजमुंदरी अभिलेखों में उसे। तो जो जौनपुर आपका शहर है वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में बनाया था। जौनपुर है, फिरोज शाह कोटला है, फिरोज शाह है, और फिरोजाबाद है, आपका हिसार है, ये शहर आपके फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए थे। बाद में इसी जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो सरकी साम्राज्य के समय आपके कला और संस्कृति के लिए इतना फेमस हो गया था जौनपुर कि उसे भारत का सिराज कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष, यानी कि भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ, जो हमारे 12वीं-13वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, तो उसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है रामानुज को। वैसे तो भक्ति आंदोलन पहले से चला आ रहा था, जो आपके दक्षिण के अलवार और नयनार संत थे उनके समय से और आदि गुरु शंकराचार्य के समय से, लेकिन आदि पुरुष की संज्ञा दी जाती है रामानुज को, क्योंकि इन्होंने ही उत्तर भारत में पहली बार आपका भक्ति आंदोलन आरंभ किया था। दक्षिण में अलवार और नयनार पहले से सक्रिय थे, और उसके बाद उन्हीं में से आपके शंकराचार्य ने उत्तर भारत में या पूरे देश में एक नए धार्मिक जो तौर तरीके हैं जो आज हमारे पास हैं, शैव, वैष्णव और आपके शाक्त के रूप में, जैसे वैष्णवों के लिए 4 पीठ, शैवों के लिए आपके 12 ज्योतिर्लिंग और एक शाक्तों के लिए 108 शक्तिपीठ जो स्थापित किए, उसने हमारे जो धार्मिक आवरण है उसको एक नया स्वरूप प्रदान किया। नहीं तो वैदिक काल में देवताओं की श्रेणियां अलग अलग थी, उसका श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। लेकिन जो भक्ति आंदोलन है जिसमें कबीर हुए, नानक हुए, रैदास हुए, उस भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष रामानुज को कहा जाता है। अकबर के समय में निर्मित प्रथम इमारत कौन सी थी? अकबर ने बनाई नहीं, लेकिन उसके समय में बनाई थी ये अकबर की सौतेली माँ हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। दिल्ली में निर्मित ये आपका हुमायूं का मकबरा भारत में दोहरी गुंबद शैली पर बना पहला मकबरा है। दूसरा, इसका जो निर्माण कार्य है वो आपका, ये सोच लो कि इसका जो ढांचा है वो ताजमहल का पूर्वगामी है। अगर आप इसकी प्रतिकृति देखोगे तो वो ताजमहल की जैसी नजर आएगी। हालांकि उसमें ताजमहल की तरह सजावट या संगमरमर का प्रयोग उतना नहीं हुआ है,
लेकिन उसे प्रतिगामी पूर्वगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ढांचा उसके। और एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो हुमायूं का मकबरा है इसमें मुगल परिवार के 13 लोगों को दफनाया गया है इस मकबरे में हुमायूं के साथ साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि जो आपके अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उनको और उनके बेटों को 1857 की क्रांति के दौरान हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया गया था। ये ध्यान रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था? 1857 की क्रांति में बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे बताओ? क्रांति की बिगुल ही किसने फूका था सबसे पहले? मंगल पांडे ने। मार्च 1857 में जो बैरकपुर छावनी है वहां से इन्होंने क्या विद्रोह शुरू कर दिया था। तो इनको जो उनके आपके लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने आपके इनके चर्बी लगे हुए कारतूसों के लिए इनको बाध्य करा उखाड़ने के लिए, दांत से मुंह में लेने के लिए, तो उनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह करके उन्हें गोली मार दी थी, तो उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। तो पहले यही है, फिर क्रांति तो बाद में हुई मई के महीने में, 9 मई 10 मई से आपकी क्रांति शुरू होती है। तो ये आपका मार्च और अप्रैल में ही मामला निपट गया था, जो मंगल पांडे वाला कांड था उसका, तो यहीं से शुरू हो गई थी बंगाल की बैरकपुर छावनी से। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर ने किया था? पिंडारी मराठा क्षेत्र के एक महान लड़ाकू जनजाति होती थी जो अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। तो 1817 के आसपास 1817-18 में आपका जो लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का शासक था उसने पिंडारियों का दमन कर दिया। पिंडारियों के दमन के कारण ही आपको पता है कि जो चौथा आंग्ल मराठा युद्ध है वो हुआ था, उसकी वजह में ये लोग थे। बंगाल में द्वैत शासन किसके स्थान पर? बंगाल में द्वैत शासन के स्थान पर वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रणाली शुरू की? बंगाल में द्वैत शासन तो शुरू करा था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने आपका द्वैत शासन खत्म करके बंगाल में नया जो सिस्टम शुरू करा उसे फार्मिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे ही आपके 1772 में आपका वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है तो वो द्वैत शासन खत्म कर देता है और फार्मिंग सिस्टम शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस ने आपका त्रिपुरी में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें जीत भी गए थे, दोबारा से जीते थे सुभाष चंद्र बोस लगातार। महात्मा गांधी की इच्छा के विरुद्ध जीत गए थे। महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया वो हार गए। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते थे, महात्मा गांधी अलग दिशा में, लेकिन जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को बहुत अधिक सपोर्ट मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसे त्रिपुरी संकट बोलते हैं। त्रिपुरी संकट के बाद जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दी कांग्रेस, तो उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। एटेक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटेक बोला जाता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय। ये आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत जो भी है सबसे मिला करके। अगला ज्योग्राफी में आ गए हम। एक खगोलीय दूरी की इकाई होती है। एक खगोलीय दूरी हम मानते हैं किसको? एक खगोलीय दूरी आपका एक एकक दूरी होती है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है, तो इसका पहला विकल्प सही है। कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिसिस बल, पृथ्वी जब घूर्णन करती है, कोई भी आपने देखा होगा तो कोई भी वस्तु अगर गोल गोल घूमती है, जैसे वॉशिंग मशीन का चक्का भी घूमता है या मोटरसाइकिल का पहिया भी घूमता है, तो उसकी धुरी में से एक बल जो बाहर की ओर काम करता है उसे हम आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो उसी की तरह जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके बाहर की तरफ एक बल उत्पन्न होता है, केंद्र से बाहर की ओर बल उत्पन्न होता है, तो उस बल को हम आपका कोरियोलिसिस बल बोलते हैं। तो इस कोरियोलिसिस बल के कारण होता क्या है, पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है इससे जो हवाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर चलनी होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये दाईं तरफ सीधे जाने की बजाय दाईं तरफ हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। यही कारण है कि भारत में जो मानसून है वो दक्षिण से आने के बजाय कहां से आता है? दक्षिण पश्चिम से, क्योंकि ये हवाओं की दिशाएं सीधी होने की बजाय दाईं तरफ कौन इसे विक्षेपित कर रहा है? कोरियोलिसिस बल। और जो हमारे पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोरियोलिसिस
बल्कि तो कोरियोलिसिस बल पृथ्वी में उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, इसके गोल गोल चक्कर लगाने के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन में कौन सा देश सर्वोपरि है? अगर आप सोचोगे कि कपास दुनिया में सबसे ज्यादा कौन उगाता है, तो सबसे ज्यादा तो चाइना उगा रहा है। सबसे अच्छा कपास कौन उगा रहा है? अमेरिका उगा रहा है, जिसके रेशे सबसे सर्वोत्तम है। लेकिन 1 हेक्टेयर में अगर हम घनत्व के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर जो कपास का उत्पादन करता है वो करता है मिस्र। मिस्र में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा है। और ओवरऑल अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो वो चाइना सबसे ज्यादा उत्पादित करता है। विश्व का लगभग 75% कोयला किस युग से संबंधित है? जो हमारी पृथ्वी के निर्माण के क्रम है, चट्टानों के निर्माण के क्रम, उसमें जो कोयला है, दुनिया भर में जितना भी कोयला पाया जाता है उसका 75% कोयला कार्बोनिफेरस है। कार्बोनिफेरस, इसी से बना है ये शब्द, कार्बन से ही बना है, कार्बोनिफेरस युग। इस युग में सबसे ज्यादा कोयला निर्मित हुआ। ध्यान रखिएगा, कोयला किसका अपरूप है? कार्बन का। तो किसमें निर्मित है? कार्बोनिफेरस युग में। अतीत में एकमात्र महाद्वीप पेंजिया था, इस विचार के जनक कौन है? ठीक है, जब पृथ्वी में आपके 7 महाद्वीप ये ऐसे ऐसे अलग अलग नहीं बने थे तो कहा जाता है कि ये एक ही महाद्वीप की तरह थे। ऐसे यहां पर एक ही महाद्वीप था, बाद में ये आपका टुकड़ों में बट करके अलग अलग दिशाओं में तैरने शुरू हो गए। तो जो एकीकृत महाद्वीप था उसे ही पेंजिया कहा जाता था। और जो समुद्र था एकीकृत, जो इनके बीच में बटा नहीं था प्रशांत और अटलांटिक हिंद महासागर में, तो उसे पेंथासाला कहा जाता था। और जो महाद्वीपीय प्लेट थी एकीकृत, जो बटी नहीं थी 7 महाद्वीपों में, उसे पेंजिया कहा जाता था। तो ये जो पेंजिया आपका शब्द है या ये जो पेंजिया आपका प्रदेश की कल्पना है वो वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत से आई है। तो इसका सही आंसर होगा वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। तो इसका सही आंसर वैगनर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह जहाजों को तोड़ने और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा पोर्ट है जिसमें आपके जहाजों को तोड़ने और मरम्मत का काम किया जाता है? तो गुजरात का जो आपका पोरबंदर है, इसमें पुराने जहाजों को तोड़ा भी जाता है और उनकी मरम्मत भी की जाती है। पेरियार बांध विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? पेरियार, वैसे इसे मुल्ला पेरियार बोलते हैं, मुल्ला पेरियार बांध। ये जो बांध है तो ये आपका केरला में पेरियार नदी पर है, परंतु इस पर अधिकार है तमिलनाडु का। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने, जब मद्रास प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के पास थी, तो उन्होंने केरल, जो उस समय ट्रावनकोर रियासत थी, उसके शासक से 1000 सालों के लिए इस बांध को लीज पर लिया था। तो आजादी के बाद 1000 साल तो पूरे हुए नहीं है, वो तो बहुत 999 सालों की लीज है उसकी। तो है वो केरला में, लेकिन उस पर अधिकार है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु बीच में क्या कर रहा था? उसकी ऊंचाई बढ़ा रहा था, जिसका केरला ने विरोध करा, क्योंकि बांध में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता तमिलनाडु। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके तमिलनाडु से ये कहा कि आप इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा विवाद चल रहा था, जिसे डैम 99 भी कहा जा रहा था। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है वो आपका है तो केरला में, लेकिन वो लीज पर किसने? अंग्रेजों ने तमिलनाडु के समय लिया था, तो अधिकार तमिलनाडु का है। तो इन दोनों के बीच का विवाद है मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? ठंडे दिनों जनवरी दिसंबर में जो भारत में उत्तर के विशाल मैदान में बारिश होती है वो होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये आपका आपने देखा है कि यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर हिमालय है ये, और ये भूमध्य सागर में जो आपके चक्रवात उत्पन्न होते हैं ये ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर जो हमारी समताप मंडल के समीप आपका जो जेट स्ट्रीम चल रही है, वो जेट स्ट्रीम इनको धकेलते हुए यहाँ हिमालय की ओर, हिमालय काफी ऊंचा है, तो यहाँ टकरा करके उत्तर के विशाल मैदान में ये बारिश करने लग जाती है। जो जनवरी फरवरी, दिसंबर से फरवरी के बीच हमारे पहाड़ों पर और उत्तर के विशाल मैदान में जो बारिश होती है उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य जो सागरीय आपके चक्रवात हैं, उन्हीं को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो इसे भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? रिफाइनरी, जिसमें आपका कच्चा तेल तैयार किया जाता है। प्रभाजी आसवन, आपको पता है कि क्रूड ऑयल एक ही होता है, प्रभाजी आसवन में अलग अलग टेम्परेचर पर उसमें से गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गैसोलीन है और आपका पैराफिन है, और लास्ट में कचरा कोलतार के रूप में एक ही क्रूड ऑयल कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है। तो इनके जो रिफाइन करने की विधि होती है उसे बोलते हैं प्रभाजी आसवन। तो ये रिफाइनरियों की क्षमता के आधार पर छोटी बड़ी होती है। भारत की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो आपका जामनगर रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है।
ये हालांकि है तो प्राइवेट क्षेत्र की, भारत सरकार की नहीं है, ये आपका जामनगर रिफाइनरी रिलायंस कॉर्पोरेशन की है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो आपके इसकी आधी क्षमता के बराबर भी और रिफाइनरियां नहीं है, बहुत बड़ी है। कौन सा एक अभयारण्य राज्य से सुमेलित नहीं है? नामदफा अरुणाचल, बिल्कुल सही है। डंडेली उड़ीसा, डंडेली उड़ीसा में नहीं है, डंडेली कर्नाटक में ही है, डंडेली कर्नाटक में है, तो ये आपका गलत है, विकल्प ये सही हो जाएगा। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक, ये भी सही है। तोपचांची आपका धनबाद झारखंड, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डंडेली उड़ीसा, क्योंकि डंडेली उड़ीसा में नहीं कर्नाटक में। ये क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब 31वां हमारा इकोनॉमी से आ जाता है। भारत में योजना निर्माण का उद्देश्य था, प्लानिंग जो भारत ने करी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बिल्कुल था। हर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तो संसाधनों में वृद्धि होगी। आय की असमानताओं को कम करना, जो लोगों के बीच वर्ग विभेद था आय का, जमींदारों के पास बहुत था और जो छोटे किसान थे, मजदूर किसान थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो ये आय असमानता दूर करनी थी। निर्धनता उन्मूलन, गरीबी को मिटाना था। ये सभी लक्ष्य हैं किसके? आपके हमारी जो भारत में प्लानिंग शुरू हुई थी 1951 में, आपके 1 अप्रैल 1951 से जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्लानिंग के रूप में शुरू हुई, इनका उद्देश्य सभी है। भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार क्या है? गरीबी भारत में कैसी गरीबी है? निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष मतलब तुलनात्मक गरीबी नहीं है, बल्कि एक लाइन तय कर दी जाती है कि हाँ, इस लाइन से ऊपर वाले लोग एपीएल हैं और इस लाइन से नीचे वाले लोग बीपीएल हैं। और ये लाइन क्या है? प्रतिदिन 2100 आपका कैलोरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या है, या इससे ऊपर प्राप्त करने वाला व्यक्ति एपीएल है, एबव पॉवर्टी लाइन। और जो 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पाता है रोज के खाने में पोषण के रूप में, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो हमारे यहाँ आधार क्या हुआ? आपका खुराक की कैलोरी की मात्रा। साधारण व्यक्ति 2100 कैलोरी, और जो बहुत हार्ड वर्क करता है उसके लिए 2400 कैलोरी अगर एक दिन में प्राप्त हो जा रही है प्रतिदिन, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये हमारा आपका भारत में गरीबी के मापक का तरीका है। जैसे अमेरिका में तो सापेक्ष गरीबी होती है, तुलनात्मक, की इस वर्ग के लोग इतना अगर आपके चीजें कर रहे हैं, मान लो उनके पास इतनी चीजें हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने घर हैं, ये सुविधाएं हैं, तो दूसरे अगर उसकी तुलना में कम है तो वो गरीब माने जाएंगे। चाहे उसके पास एक गाड़ी है, एक बंगला है, एक आपके अच्छा जीवन है, लेकिन अपेक्षा करते दूसरों के कम है, तो वो कम वाला गरीब माना जाएगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि खाने को नहीं है, हमारे यहाँ खाना ही क्या है, खुराक ही क्या है, आपका गरीबी का आधार है। कौन सा एक मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण क्या है? मुद्रा आपूर्ति, इसे बोलते हैं साख नियंत्रण, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल। कौन करता है? आरबीआई। किसके द्वारा करता है? आरबीआई। किसके द्वारा? बैंक दर में कटौती, बैंक दर नीति द्वारा। बैंक को जो पैसा देता है उस पर जो ब्याज दर है वो बढ़ा देगा, तो बैंक के पास पैसा कम होगा, ब्याज दर ज्यादा होने से उन्हें अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज में देना पड़ेगा, तो मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे देने के लिए, तो मार्केट में पैसा खिंच जाएगा। ये नगद आरक्षण अनुपात, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो रखता है वो बढ़ा देगा। तो जैसे 100 रुपए है, मान लो किसी बैंक को 100 रुपए दिए, सीआरआर 5 रखाया, तो इसको पूंजी कितनी मिली? 95। 95 रुपए से बैंक व्यापार करेगा तो मार्केट में 95 रुपए दौड़ेंगे। अगर कम करना है मार्केट में तो ये 6% कर देगा, तो अब कितने रुपए से व्यापार कर पाएगा? 94 से। 6 रुपए कैश जमा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, साधारण जो व्यापारिक बैंक होते हैं। तो इस तरीके से नगद आरक्षण अनुपात से भी कर लेता है, बैंक दर से भी करता है, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन करके भी, मार्जिनों में कटौती करके भी करता है आरबीआई। तो मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार नहीं, जो खुले व्यापार है, खुले व्यापार की जो आपका नीति है, जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो तो है, लेकिन ये मुक्त बाजार नीति कह रहा है। मुक्त व्यापार नीति का मतलब जहां आयात निर्यात पर सरकार के नियंत्रण ना हो, जहां लिबरल चीजें ज्यादा हो, तो इसका संबंध आपके इससे नहीं है। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय बंबई में। बाकी यहाँ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में रीजनल है, जो हेड ऑफिस है जहां आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं, वो आपका मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन होता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी कि वस्त्र उद्योग। बाकी आपका चीनी, इस्पात, विद्युत ये नीचे है, क्योंकि 21 लाख लोगों को तो ये सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है,
उसके अलावा इसके पीछे जो कृषि है, आयात है, निर्यात है, आवक है, जावक है, वो सारी चीजें, दुनिया भर की चीजों को आपका ये जो कपड़ा उद्योग है वो दुनिया भर के लोगों को क्या आपके रोजगार में सृजित कराता है। तो उसी आधार पर भारत में जो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन कर रहा है, जिसका पूंजी आपका अनुपात सबसे ज्यादा है, वो कपड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, फोटोन क्या है? ये विज्ञान का प्रश्न है। फोटोन जो हमारे तक कोई प्रकाशीय ऊर्जा पहुंचती है तो छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में पहुंचती है। प्रकाश के छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में पहुंचती है। तो प्रकाश के छोटे छोटे कणों के इसी बंडल को क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा का पैकेट या फोटोन कहा जाता है। पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पनीर जेल है, मतलब प्रोटीन या जो आपके जो लैक्टिक एसिड होता है उसका जल के साथ आपका जेल बना करके जो आपका पदार्थ तैयार किया जाता है उसी को पनीर कहा जाता है। पानी का भारीपन किसके कारण होता है? तो पानी का भारीपन किसके कारण होता है? इनमें से अगर देखोगे तो सोडियम सिलिकेट के कारण पानी का भारीपन होता है। सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स के कारण होता है, तो इसमें सोडियम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है। अमेरिका में ही सबसे पहले क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई थी। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी लगाया गया है। भारत का पहला जो न्यूट्रॉन रिएक्टर है वो आपका कलपक्कम जो तमिलनाडु में है उसमें लगाया गया है। तो ये 40 क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे हैं ये, और आगे भी हमारी ये सीरीज जारी रहने वाली है। ये मत समझिएगा कि ये बीपीडीओ के बाद ये खत्म हो जाएगी। ये आपका जो दरोगा है और पीसीएस है उसके हिसाब से इसमें लेवल में थोड़ा वृद्धि करके मैं आपको ये सीरीज देते रहूंगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए क्या है।